हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज सोनू कुमार मौर्य। भैया हम कास्ट में आज स्टार्ट कर रहे हैं कास्ट शीट, जो कि आप जानते हो भाई। आपका प्रोडक्शन में एक कास्ट शीट बनाया जाता है। जब आप प्रोडक्शन करते हो तो आपको मेन बात वहां पे क्या आ जाती है, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, कॉस्ट पर यूनिट निकालना। ठीक है ना। तो जब आप कॉस्ट पर यूनिट निकालना होता है तो आपको कॉस्ट शीट बनानी पड़ती है। कॉस्ट शीट बनाना है तो अब ये कॉस्ट शीट क्या होती है भाई, ये समझो कि कॉस्ट शीट आपकी प्रोडक्शन जब कहीं आप करोगे तो वहां कॉस्ट शीट प्रिपेयर की जाएगी। इसके तीन पार्ट होते हैं भाई, हमने बता दिया। तीन पार्ट में आपका फर्स्ट पार्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का होता है, सेकेंड पार्ट आपका ऑफिस डिपार्टमेंट का होता है, और थर्ड पार्ट आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट का होता है। मतलब कहने का क्या है, अब हम पढ़ेंगे भाई एक एक, भाई माइनर माइनर पॉइंट को समझेंगे। मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आपके क्या क्या खर्चे आ सकते हैं वो सब ऐड करेंगे तो आपकी प्राइम कॉस्ट बन जाएगी। ठीक है। फिर बाद में फैक्ट्री के ओवर हेड्स आ जाएंगे। ठीक है ना। फिर उसके बाद ऑफिस के सारे खर्चे ऐड होंगे, फिर ऑफिस का ओवरहेड्स आके ऐड हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के सारे खर्चे। लास्ट में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के ओवरहेड्स को ऐड कर देंगे तो आपकी क्या निकल के आ जाएगी, बताओ बेटा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया, इसमें प्रॉफिट ऐड कर देंगे तो सेल आ जाएगा। ठीक है ना। इसे नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर देंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर देंगे। भाई कितनी यूनिट आपने प्रोडक्शन किया तो क्या निकल के आ जाएगा, बताओ बेटा, कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा। सिंपल सी बात है। हमें ये जो कॉस्ट शीट बनानी है, क्यों बनाएंगे भाई, हमें कॉस्ट पर यूनिट निकालना रहता है तो इसलिए हमें कॉस्ट शीट प्रिपेयर करनी पड़ती है। अब हम क्या करेंगे, कहेंगे सर कि ऐसा भी तो कर सकते हैं, कॉस्ट शीट बनाने की जरूरत नहीं है, जितने खर्चे आते जा रहे हैं उनको नोट करते जाओ, नोट करने के बाद जितना टोटल खर्चा आएगा उस टोटल खर्चे को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दो और आपके निकल आएंगे कॉस्ट पर यूनिट। इतना तो डिफिकल्ट नहीं बेटा। आपको ब्रेक ब्रेक करके, मतलब कि हर एक स्टेप में ब्रेक करके आपको कॉस्ट पर यूनिट निकालना होगा। जैसे कि मान लो आपने क्या किया भाई, आगे फैक्ट्री के अंदर वर्क किया। ठीक है। अब फैक्ट्री के अंदर टोटल कितने खर्चे आ गए, ठीक है, मान लो यहीं से कोई प्रोडक्ट क्या हुआ, सेल हो गया, तो आपको इसका कॉस्ट पर यूनिट पता होगा, तभी तो आप उसकी वैल्यू लगा कर पाएंगे, ऐसे थोड़ी लगा पाएंगे। बताओ बेटा, समझ में आया क्यों कॉस्ट शीट बनते हैं। मतलब हर स्टेप में ब्रेक करके अपने भाई को जो, सॉरी, फिनिश गुड्स है उसका क्या निकालना, हर एक स्टेप में कॉस्ट निकालना। जितने स्टेप हम कर लिए काम उसका कॉस्ट पर यूनिट आ गया, फिर नेक्स्ट स्टेप करेंगे उसका कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा, फिर नेक्स्ट स्टेप करेंगे उसकी कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। जब आपका प्रोडक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो क्या होगा, फिनिश्ड गुड्स बन जाएगा, तो उसका फिनिश गुड्स का कॉस्ट पर यूनिट हो जाएगा। बोलो बेटा, समझ आया अब इसका इंट्रो। यस। ओके। देखो बेटा, ये आपकी कॉस्ट शीट दे रखी है, इसमें कह रहा है आफ्टर स्टडिंग दिस यूनिट यू विल बी एबल टू क्लासीफाई एंड असरटेनमेंट कॉस्ट। भाई आप क्लासीफाई कर सकते हो कॉस्ट को एंड असरटेन कर सकते हो, किस बेसिस में, फंक्शनल फंक्शन बेसिस में। ठीक है ना। उसके बाद आप इसमें ये सीखोगे कॉस्ट शीट कैसे प्रिपेयर की जाती है, स्टेटमेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड प्रोवाइडिंग सर्विसेज। ठीक है। स्टेटमेंट भी बनाना सीख जाओगे। चलो, अब ये कॉस्ट शीट के क्लासिफिकेशन देखो क्या कह रहा है। फंक्शनल क्लासिफिकेशन, हेड ऑफ कॉस्ट इन कॉस्ट शीट, उसके बाद फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट, एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट शीट। मतलब जो आपका कॉस्ट शीट पढ़ोगे बेटा, इसमें आपको चार टॉपिक पढ़ने होंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, उसके बाद चौथा। पहले हम लोग पढ़ेंगे फंक्शनल फंक्शनल क्लासिफिकेशन के बारे में। ठीक है। प्रॉपर तरीके से इसका क्लासिफिकेशन करेंगे। जब आपको इनके सारे फंक्शन के बारे में पता चल जाएगा तो आप क्या बना सकते हो, कॉस्ट शीट बना सकते हो, बिल्कुल सिंपल। जब आप कॉस्ट शीट बना सकते हो, उस आपको कॉस्ट शीट का फॉर्मेट पता होना चाहिए, और एडवांटेज क्या है कॉस्ट शीट का ये हम लोग पढ़ेंगे। चलो, तो आगे सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं। हम्म। भाई
हाँ बेटा, इंट्रोडक्शन आ गया आपका। इंट्रोडक्शन पहले स्टार्ट करते हैं, क्या कह रहा है, जो हमने बताया वही बात ये कह रहा है कि नहीं? चलो रीड करो बेटा। One of the objectives of cost accounting system is ascertainment of cost for cost object. The cost object may be a product, service, or any cost center. Ascertainment of cost includes element-wise collection of cost, accumulation of the cost so collected for a certain volume or period, then arrange all these accumulated costs into a sheet to calculate total cost for the cost object. In this chapter, a product or service will be the cost object for cost calculation and cost ascertainment. हाँ बेटा, तो समझ में आया क्या कह रहा है? Yes. हाँ देखो, जब हमने आपको कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम पढ़ाया था तो उसमें आपको ये बताया था भाई कि आपका कॉस्ट अकाउंटिंग किया क्यों जाता है, क्योंकि आपको क्या असरटेन करना पड़ता है? कॉस्ट असरटेन करना पड़ता है, ठीक है ना? द कॉस्ट ऑब्जेक्ट में भी प्रोडक्ट या फिर सर्विस। सिंपल सी बात है, जैसे कि हम लोग क्या पढ़ाते हैं हर बच्चे को, तो हम क्या कर सकते हैं, पर बच्चे अपना कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना? Are any cost center. Ascertainment of cost include element-wise collection of costs, accumulation of the cost so collected for a certain volume or period, and then arrange all the accumulated cost into the sheet। मतलब कि सारी की सारी कॉस्ट को हम एक्यूमुलेट करेंगे, किस पे? सीट पे, जिसको बोलते हैं कैलकुलेट टोटल कॉस्ट, जिससे आप टोटल कॉस्ट निकाल सके। ठीक है, देखो आपकी जब कॉस्ट शीट बनेगी तो इसमें हर एक कॉस्ट को हम क्या करेंगे, प्रेजेंट करेंगे स्टेप वाइज। तो इसमें क्या होता रहता है, आपका एक्यूमुलेट होता जाएगा, ठीक है, बाद में आपका टोटल कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है ना? फॉर द कॉस्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, क्योंकि आपको कॉस्ट निकालनी है, कॉस्ट पर यूनिट। This chapter, a product or a service will be the cost object for a cost calculation and cost ascertainment। ठीक है ना? किसके लिए होता है इसका ऑब्जेक्ट? कॉस्ट कैलकुलेशन या कॉस्ट असरटेनमेंट के लिए होता है, ठीक है। चलो आगे दे रखा है, अ कॉस्ट शीट आर कॉस्ट स्टेटमेंट डॉक्यूमेंट विच प्रोवाइड अ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। मतलब ये जो आपकी कॉस्ट शीट है या फिर कॉस्ट स्टेटमेंट है, ये आपको क्या प्रोवाइड करती है भाई? डिटेल्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। इन अ टिपिकल कॉस्ट शीट कॉस्ट इंफॉर्मेशन आर प्रेजेंटेड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल क्लासिफिकेशन। बिल्कुल, अभी हम लोग फंक्शनल क्लासिफिकेशन के बारे में देखेंगे कॉस्ट शीट के। एंड however, other classification may also be adopted as per requirements of users of the information। ओके बेटा, चलो। तो देखो, आपको हमने बताया कि जो आपकी कॉस्ट शीट होती है वो आपको प्रोवाइड करती है डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। क्यों भाई? क्योंकि इसमें क्या होता है, हर एक स्टेप में क्लासिफिकेशन किया गया है, ठीक है ना? तो चलो हम वो सारे एलिमेंट्स देखते हैं जो भाई कॉस्ट शीट के अंदर प्रेजेंट किए जाएंगे। फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, ठीक है ना? तो चलो अब ये क्या, अंडर द दिस क्लासिफिकेशन कास्ट आर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द फंक्शन। मतलब कि एज पर फंक्शन हम लोग क्या करेंगे भाई, कास्ट का डिवीजन करेंगे। फॉर विच दे हैव बीन इनकर्ड द फॉलोइंग आर द क्लासिफिकेशन ऑफ कास्ट बेस्ड ऑन फंक्शंस। आपका जैसे कि हमने बताया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जो कि आपका क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकलकर उससे आ जाती है, ठीक है। फिर हमने बताया ऑफिस की बात किए थे, ऑफिस के अंदर इसे क्या बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। क्या बोलते हैं बेटा? एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। सारे ऑफिस के खर्चे को हम एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट बोलेंगे। बोलो बेटा, समझ में आ रहा है? Yes, sir. सेलिंग कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ये आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट हो जाएगा,
ठीक है। फिर उसके बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। अभी हमने बात की थी मेडिसिन की, ठीक है ना। आप जानते हो भाई, मेडिसिन आप बनाने से पहले बहुत सारे खर्चे करते हो उसमें, क्योंकि आपको फॉर्मूले क्या करने होते हैं, रिसर्च करने पड़ते हैं। अगर कोई ऐसा चीज है उसे डेवलप करने में बहुत सारी कॉस्ट आ जाती है। जो आपकी मेडिसिन होती है, मेडिसिन में सबसे ज्यादा खर्चा रिसर्च में आता है, ठीक है। तो ये आपके क्या है, फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट है। अब कह रहा है हेड्स देखेंगे, कॉस्ट हेड्स इन अ कॉस्ट सीट। अब समझो बात को, जब आप किसकी बात करोगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की बात करोगे, तो उसमें आपका क्या आएगा, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ठीक है, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इन सबको ऐड कर दोगे बेटा, तो आपकी प्राइम कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है ना। क्या आ जाएगी, प्राइम कॉस्ट। क्या क्या ऐड करोगे बेटा तब आएगा, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस को ऐड कर डायरेक्ट दोगे। एक्सपेंस। हाँ, तो ऐड कर दोगे तो प्राइम कास्ट आ जाएगी, ठीक है ना। चलो, प्राइम कास्ट में जब आप ऐड कर दोगे फैक्ट्री ओवरहेड्स, ठीक है, तो आपका क्या मिलके आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आने के बाद आप क्या करोगे, कुछ इसमें और एडजस्टमेंट करेंगे तो फिर आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गया तो आप उसमें प्रॉफिट ऐड कर दोगे तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसको हम पूरा सीट में पढ़ेंगे, प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन भी करेंगे। चलो, ये देखो प्राइम कास्ट के बारे में अभी हमने आपको बताया ना, तो अब इसमें देखो डिटेल्स में दे रखा है सबसे Yes. पहले प्राइम कॉस्ट। चलो रीड करो बेटा। Prime cost represents the total of direct material cost, direct employees, labor cost, and direct expense. The total of cost for each element has to be calculated separately. हाँ, तो देखो वही लिखा है जो हमने अभी So, ऊपर बताया। yes, sir. डायरेक्ट कॉस्ट को ऐड कर देंगे भाई, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, आपकी प्राइम कॉस्ट बन जाएगी। अब आपको ये समझना है सर, आप हमको डायरेक्ट मटेरियल बता दिए, लेकिन डायरेक्ट मटेरियल में आता क्या क्या है। भाई आपको पता होगा, जब आप कोई बिजनेस करते हो तो उस बिजनेस के अंदर आपके मटेरियल अभी परचेज करके लाए होंगे वो होगा। भाई पुराना कोई मटेरियल होगा वो आपका ओपनिंग स्टॉक होगा, ठीक है, वो होगा बेटा। उसे ला करके प्रेजेंट कर दो। उसके बाद आपने क्या किया है, जो अभी परचेज किया है उसे ऐड कर दो, ठीक है। ऐड कर दिए बेटा। अब इससे आप क्या करो, माइनस कर दो जो अभी आपका प्रोडक्ट बना करके पूरा कंप्लीट यूज हो गया है, और बचा हुआ प्रोडक्ट जिसे बोलते हैं क्लोजिंग रॉ मटेरियल। क्या बोलेंगे, क्लोजिंग रॉ मटेरियल। तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, जो आपके प्रोडक्ट में कंज्यूम हुआ होगा मटेरियल, वो निकल के आ जाएगा। मतलब जैसे कि आपको एक पैरासीटामोल क्या बनानी है, मेडिसिन बनानी है, ठीक है ना। अब ये पैरासीटामोल बनाने के लिए जो भी है, क्या खर्च होता, भाई रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल आपके कुछ ओपनिंग होंगे बेटा, वो आप ला करके मान लो इस फर्स्ट डे रख दिए। उसके बाद इसी दिन आपने कुछ खरीद के लाया। अब मान लो आपने प्रोडक्शन में जितना मटेरियल यूज कर लिया, आपका कुछ क्लोजिंग रॉ मटेरियल बच गया, तो क्लोजिंग वाले को माइनस कर देंगे। तो अब पैरासीटामोल को तैयार करने में कितना रॉ मटेरियल यूज हुआ पता चल जाएगा कि नहीं पता चल जाएगा, बताओ बेटा। Yes, sir. हाँ, सिंपल सी बात है बेटा। जैसे कि आपने देखा होगा, आपने जैसे कि गलियों में जो ठेला लगाते हैं, बहुत सारे दुकान लगती हैं, वो लोग क्या करते हैं, कल का बचा हुआ माल आज रखते हैं और जा करके और आज खरीद कर लाते हैं, ठीक है ना। अब ऐसे हम बात करते हैं सब्जी मंडी, आपके सब्जी मंडी से लोग सब्जी वाले की बात कर लेते हैं, क्योंकि आप हमेशा उसको देखते हैं इसलिए जल्दी समझ में आएगा। देखो, सब्जी वाला क्या होता है, जैसे कि आज रात में वो बेचा और बच गया। अब वो आज रात का बचा हुआ क्या करेगा, कल सुबह उसे ओपनिंग स्टॉक बना लेगा और देखेगा क्या क्या कम है, वो जा करके मंडी से फिर खरीद कर लाएगा, ठीक है, वो रखेगा। अब क्या करेगा, देखो ये सारा सब कुछ पूरा बेचेगा, ठीक है ना, बेचेगा।
अब बेचने के बाद उसके पास क्या आ जाएगा, पैसा आ जाएगा। ठीक है, अब पैसे आए तो भाई कितना मटेरियल यूज हुआ ये चेक करने के लिए वो जो क्लोजिंग बचेगा उसको माइनस करेगा, तब कॉस्ट निकल के आ जाएगी। मतलब कितना आपने आज के दिन बेचा, ठीक है ना, वेजिटेबल्स, वो निकल के आएगा कि नहीं आएगा बेटा। यस सर। हाँ, थोड़ा से रियल लाइफ एग्जांपल्स को इसमें क्या करो, ऐड करोगे तो समझ में ज्यादा आएगा। तो ये देखो डायरेक्ट मटेरियल के बारे में बता रखा है। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, इट इज द कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। ये क्या है आपका, जो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड होता है उसी को हम ऐड करेंगे, क्योंकि हमें कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है बेटा। जो आपका क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है, अगर उसको हम नहीं हटाएंगे तो वो भी रहेगा, तो आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी ना बेटा। बताओ बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी कॉस्ट पर यूनिट। तो हम क्या करेंगे, यस। जितना हमने मटेरियल अपने प्रोडक्ट को बनाने में यूज किया उतना हमने ऐड कर लिया, और जितना यूज नहीं हुआ है उसको हम साइड कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि कॉस्ट पर यूनिट ज्यादा ना आए। चलो, तो ये आपका दे रखा है डायरेक्ट मटेरियल के बारे में। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड निकल कर आ जाएगा जब ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग करोगे तो। चलो, अब आगे हम लोग बात करते हैं, और डायरेक्ट मटेरियल के अंदर और क्या क्या खर्चा आएगा ये बताओ बेटा। जब आप रॉ मटेरियल परचेज करने जाते हो, रॉ मटेरियल परचेज करने जाते हो, तो आप किसी लेबर को लेके जाओगे कि नहीं जाओगे। भाई कोई लेबर रहेगा, वो डायरेक्ट मटेरियल को क्या करेगा आपके, भाई एक गाड़ी के अंदर लोड करेगा, लोडिंग चार्जेस लगेगा, प्लस ही बाई जो गाड़ी आपकी लेकर के आएगी जिसे बोलते हैं फ्रेट, फ्रेट इनवर्ड, ठीक है ना। ये सारा, अब मान लो आपने इसका इंश्योरेंस करा रखा है, तो जो डायरेक्ट इंश्योरेंस खर्च करने में कराने में लगा होगा वो भी आपका ये सब डायरेक्ट खर्चे में ऐड होंगे। ठीक है, तो ये इतने आपके, ये देखो ये। और क्या हो सकता है, डिस्काउंट आएगा तो उसे हम डिडक्ट कर देंगे, टैक्स को ऐड कर देंगे यदि आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड नहीं है। अब ये क्या होता है अवेल्ड और नॉट अवेल्ड का मतलब, ये पढ़ो बेटा, डिटेल्स में पढ़ो ये पूरा। अगर जितना हम पढ़ाते जा रहे हैं वो पूरा स्टेप पढ़ते जाओगे तो कॉस्ट शीट में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। ठीक है, चलो पढ़ो। Valuation. The valuation of materials purchased and issued for production shall be done as per methods discussed in Chapter 2 Material Cost. Few examples of items to be added in the cost of raw material: freight inwards, insurance, and other expenditure directly विजिबल attributable to टू क्योर, procurement, trade discounts or rebates to be deducted, duties and taxes if input tax credit is not availed, etc. चलो देखो बेटा, क्या होता है, जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि आपने क्या किया, आपका कोई बिजनेस है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, रॉ मटेरियल परचेज करने जाओगे कहीं दूर मार्केट, ठीक है ना। जैसे कि आपके कपड़े के शॉप है, तो आप क्या करते हो, दिल्ली से माल को मंगाओगे। तब अब उस माल का कॉस्ट निकालना है, तो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, कपड़े की कॉस्ट निकालनी है। तो आप क्या करोगे भाई, जिससे ट्रेन से मंगाओगे तो भाई ट्रेन का आपको क्या पे करना पड़ेगा, भाई जो भी आएगा उसका खर्चा तो लगेगा ही लगेगा। यदि आप अपने किसी लोड करने वाली गाड़ी से मंगाते हैं जैसे ट्रक वगैरह से, तो ट्रक का जो चार्जेस होगा वो आप ऐड करोगे। देखो, जो आप परचेज प्राइस है वो तो आप परचेज प्राइस आप क्या करोगे, ऐड करोगे ही ऐड करोगे। उसके साथ साथ आपके जो डायरेक्ट खर्चे इस मटेरियल में परचेज करते वक्त खर्च हुए हैं वो भी ऐड करोगे। क्या, जैसे कि आपने गाड़ी से माल लेकर आओगे, फ्रेट, ठीक है ना, फ्रेट ऐड कर दोगे, फ्रेट ऐड कर दिए। अब बताओ बेटा, अगर आप इतने दूर से अपने ट्रक का माल मंगाते हो, सपोज आपका ट्रक क्या हो जाता है, रास्ते में गिर जाता है, पलट जाता है, या एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो आपका कितना नुकसान होगा भाई। आप या फिर किसी और के द्वारा आप लेकर आते हो,
तो आपका मटेरियल तो गया बेटा पूरा। तो अगर आप उसे इंश्योरेंस करा दोगे तो इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम कर सकते हो। तो इसीलिए लोग क्या करते हैं, अपनी सिक्योरिटी के लिए अपनी जो है व्हीकल्स है उसका इंश्योरेंस कराते हैं ना, ठीक है। तो जब इंश्योरेंस कराओगे तो ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट का मतलब है कलेक्शन, रॉ मटेरियल का कलेक्शन करने में जो भी खर्चे आते हैं वो सारे खर्चे आपको कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल में ऐड करना होगा, ठीक है। और जो आपको डिस्काउंट वगैरह मिलेगा उसे लेस करोगे। जैसे डिस्काउंट या रिबेट मिला तो उसे माइनस कर देना, लेस डिस्काउंट, ठीक। फिर उसके बाद क्या ऐड करोगे? देखो भाई, आपका टैक्स दो प्रकार से होता है। टैक्स दो प्रकार से कैसे होता है? आप जानते हो कि आप क्या हो भाई, आप मैन्युफैक्चरर हो या फिर रिटेलर हो या फिर जो भी होलसेलर हो। आपको, आप गुड्स को तो कंज्यूम करोगे नहीं बेटा। गुड्स को कौन कंज्यूम करेगा? आप ये जानते हो जीएसटी का रूल होता है, जो गुड्स को कंज्यूम करता है वही पर्सन क्या पे करता है, टैक्स पे करता है या जीएसटी पे करता है। अब बताओ, अब क्या हो, आप एक बिजनेसमैन हो, आपने क्या किया, अभी ये गुड्स परचेज करने में क्या पे कर दिया, टैक्स, जीएसटी दे दिया, अपने पॉकेट से दिया बेटा, देख दिया। अब क्या कर रहे हो, अगर कस्टमर को जब सेल करोगे, सेल करते वक्त उससे क्या करोगे भाई, अपने जो भी है रॉ मटेरियल सेल करने के कॉस्ट पे जो कॉस्ट होगा प्लस प्रॉफिट वो रिकवर करोगे ही करोगे। उसके साथ क्या रिकवर करोगे, जीएसटी का पोर्शन भी रिकवर करोगे, ठीक है ना। ये कस्टमर आपको देगा और आपने ऑलरेडी दे रखा था अपने सप्लायर को। तो जो आपको कस्टमर देगा वो आपका आउटवर्ड जीएसटी हो जाएगी और ये आपकी इनपुट जीएसटी हो जाएगी। मतलब आउटपुट माइनस इनपुट करोगे तो आपकी क्या निकल के आ जाएगी भाई, टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। अब समझो, जो आपकी ये जीएसटी आपने पे करके आया है वो अगर आप क्या कर लेते हो, कस्टमर से रिकवर करते हो तो उसे आप अपने कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाओगे, ठीक है। अगर आप कस्टमर से नहीं लेते हो तो आपके कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। बताओ बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। तो थोड़ा अच्छे से इसको समझना पड़ेगा बेटा। देखो बेटा, आपने क्या किया भाई, रॉ मटेरियल खरीदते वक्त आपने कुछ जीएसटी 100 रुपए मान लो पे कर दिया। अब आपने कस्टमर को बेचा तो उससे जीएसटी रिसीव कर लिया। तो बताओ, आपने अगले बंदे को दिया और उसके बदले आपने किसी अगले बंदे से रिसीव कर लिया, तो आपके कॉस्ट में कहाँ ये ऐड होना चाहिए? नहीं ऐड होना चाहिए ना। बताओ, क्यों ऐड होगा भाई? जब आपके पास आपका पैसा आ यस। गया है, रॉ मटेरियल में ऐड नहीं होगा। यदि आप कस्टमर से नहीं रिकवर करते हो तो आपका ये जो ड्यूटी है, टैक्सेस है, वो आपको रॉ मटेरियल की कॉस्ट में ऐड करना पड़ेगा। बोलो बेटा, एक पॉइंट समझ में आया? डायरेक्ट एक्सपेंस का पोर्शन कंप्लीट हुआ। डायरेक्ट एक्सपेंस समझ में आया? हेलो बेटा, यस सर। डायरेक्ट एक्सपेंस आपका कंप्लीट हो चुका है। हम चाहते यस थे सर। पूरा इसको ऐसे नॉर्मली डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एम्प्लॉय, डायरेक्ट लेबर, प्राइम कास्ट बता देते। डिटेल्स में बताने की ये है क्योंकि आपको क्वेश्चन करने हैं। जब तक आपको ये सब पता नहीं रहेगा, आप अभी जब कॉस्ट शीट बनाओगे तो उसमें मान लो आपका दे रखा है टैक्स वगैरह, ठीक है, टैक्सेस एंड ड्यूटीज, और उसमें ब्रैकेट में लिखा है इनपुट टैक्स अवेल, मतलब कि अवेल्ड। अवेल्ड लिखा है तो क्या करोगे बताओ बेटा? अब अवेल्ड लिखा है तो आप क्या करोगे? इस टैक्स को कॉस्ट ऑफ हो, मतलब सर कि कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल में ऐड करोगे कि नहीं करोगे? अवेल्ड लिखा है। देखो बेटा, जब अवेल्ड लिखा रहेगा तो आप इसे नहीं ऐड करोगे। क्यों नहीं ऐड करोगे? क्योंकि आपने कस्टमर से ले लिया होगा भाई, ठीक है, समझ में आया? तो ये आपके कॉस्ट ऑफ मटेरियल का पार्ट यस। नहीं बनेगा। यदि आपने अवेल्ड नहीं किया है तो ये आपके कॉस्ट ऑफ मटेरियल का पार्ट बनेगा। तो आपको इसको ऐड करना पड़ेगा रॉ मटेरियल जब निकालोगे, ठीक है ना। समझ में आया? क्यों इंपॉर्टेंट है ये सारा यस। सब कुछ पढ़ना? डिस्काउंट को माइनस करोगे, फ्रेट, इंश्योरेंस और डायरेक्ट एट्रिब्यूटेबल प्रोक्योरमेंट कास्ट दिए रहेंगे तो उसको ऐड करोगे, फ्रेट इनवर्ट दिया रहेगा तो उसे भी ऐड करोगे, तब आपका निकल के आएगा
क्या निकल के आएगा? बताओ, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। चलो, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल आपको समझ में आ गया है। तो अब हम बात करेंगे भाई, आपका आएगा डायरेक्ट लेबर के बारे में या फिर डायरेक्ट एम्प्लॉय के बारे में। आप जानते हो डायरेक्ट एम्प्लॉय क्या होता है भाई? आपका सिंपल जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करेगा भाई, वो आपका डायरेक्ट एम्प्लॉय कहलाएगा। इट इज द टोटल ऑफ पेमेंट मेड टू द एम्प्लॉय हु आर इंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स। वही बात हमने बोला, जो आपके प्रोडक्शन में क्या है, बोलो, इंगेज है, वो आपका डायरेक्ट एम्प्लॉय बन जाएगा। यस। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, ठीक है ना। चलो, एम्प्लॉय कॉस्ट इज आल्सो नोन एज लेबर कास्ट। इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग, ठीक है। वेजेस, सैलरी, अलाउंस, पेमेंट फॉर ओवर टाइम, बोनस, एक्स ग्रेटिया, एन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू वेलफेयर फंड एंड प्रोविडेंट फंड एंड अदर सिमिलर फंड। ये सारा सब आपका क्या बनेगा? एम्प्लॉय कॉस्ट बनेगा। तो इसे याद करो बेटा, क्या कह रहा है पहले पॉइंट में? वेजेस कह रहा है या सैलरी? अलावेंस या इंसेंटिव? बताओ, वेजेस आपको पता है? यस। वेजेस पता है, सैलरी पता है, और अलावेंसेस पता है कि नहीं, ये बताओ। हाँ सर, अलाउंसेस भी होते हैं, मतलब ड्यूरिंग ट्रेड वगैरह ये दिया जाता है, मतलब हाँ, अलाउंसेस का मतलब कि ये इतनी होता है भाई। छूट मिल गई है। हाँ, अलाउंसेस का मतलब ये है कि आप भाई जो उनकी सैलरी है, लेबर है या वेजेस है, उससे हटकर जो चीजें पे करते हो, तो जैसे फूड वगैरह और भी बहुत सारी चीजें हैं, वो सारी अलाउंस हो जाएगी। इंसेंटिव हो गया, ठीक है ना। ये सारा सब आपका क्या बनेगा? डायरेक्ट एम्प्लॉय की कॉस्ट बनेगा। जैसे पेमेंट फॉर ओवर टाइम, ठीक है ना, इसको ये सारा पढ़ लो। पेमेंट फॉर ओवर टाइम्स, बोनस, ex gratia, employees contribution to welfare funds such as provident fund and other ठीक है ना, benefits, medical. समझ में आया कि नहीं आया बेटा, ये बताओ। Yes sir. चलो तो, ओके बेटा, आपको हमने डायरेक्ट एक्सपेंस पढ़ा दिया, डायरेक्ट, सॉरी, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट रॉ मटेरियल, ये सारा कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आपको आगे के सेशन में बताएंगे डायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में, ठीक है। तो आई होप ये सारा सब कुछ समझ में आया, इसे पूरा कंप्लीट कर लेना, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में।